अपना ही शेर मुझे याद आ गया अभी कि हमने सोचा था कि झोंका है गुजर जाएगा। हमने सोचा था कि झोंका है गुजर जाएगा, क्या खबर थी कि वो सांसों में उतर जाएगा। ये बात यूँ मैंने कही कि सन 83, 84, 85 का कोई वक्फा है जब कैफी आजमी साहब मुझे अपना दोस्त मानते थे, मैं बहुत जूनियर था उनसे। वो प्रगतिशील लेखक संघ के एक सम्मेलन में मुझको ज़बरदस्ती ले गए और वहाँ पर बिना किसी तमहीद के उन्होंने मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दिया पूरी सभा को। ऑल इंडिया प्रगतिशील लेखक संघ के सदर थे और उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि इनको मेंबर बनाइए। तो उनकी बात जब ख़त्म हो गई तो मैंने माजरतन खड़े होकर के कहा कि ये ज़रूर है कि मैं प्रगतिशील हूँ, लेकिन ये संगठन लेखकों का है जो कि मैं नहीं हूँ। ये बात उस वक्त मैंने उनसे कही थी और संगठन में मेंबरशिप से बहुत ही पोलाइटली इनकार कर दिया था कि मुझे नहीं अच्छा लगता था कि जब मैं लेखक हूँ ही नहीं तो मेंबर कैसे बनूँ। और आज वो दिन है कि उसी प्रगतिशील लेखक संघ का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया मैडम अर्जुमा नारा साहब का, विभूति नारायण राय जी का और हमारे सर फारूकी साहब का। इन्होंने बहुत कर्म किया और फ़ोन पर इन्होंने ऐसी मोहब्बतें जताई कि मिलने का मन करता है। मैंने कहा ये तो मेरा भी करना है। और आज जब हम लोग मिले तो एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। अभी जब बुलाया गया मैंने देखा ये तो वही जिनके साथ बैठा था अभी। तो ये वो वक्त है और या यूँ कहिए कि उस वक्त के कम से कम एक साहब कैफी आजमी साहब जो उस मंडली के मेरे ख्याल से जूनियर मोस्ट सदस्य थे, उनसे तो मेरा बताते कुछ रब्ता रहा है आमने सामने का और बड़ी मोहब्बतें उनकी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मैंने सोचा कि उन्हीं के नाम से मैं अपनी बात शुरू करूं और साथ में शुक्रिया दिगंबर साहब का। हाँ, एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ कि दिगंबर साहब प्रकाशक हैं, मित्र हैं, लेकिन अनुवाद इन्होंने नहीं कराया। अनुवाद मैंने किया है, खुद किया है, बड़ी मेहनत करी और मुझे यूँ लगा कि इसका अनुवाद जैसे मेरे ही लिए रुका हुआ हो, इसलिए कि इसमें सिर्फ उर्दू और हिंदी के जानकार होने मात्र से अनुवादक को नहीं बन सकता था। इसमें जब तक कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी, उसकी पूरी संस्कृति, उसके विकास और उसकी शब्दावली, उसकी टर्मिनोलॉजी, हर टर्मिनोलॉजी की डेफिनेशंस से वाकिफ़ियत न रखता हूँ कोई, तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ये शब्दों को बदल देने से लिप्यांतरण नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है और उस वक्त मुझे खला भी कि कम्युनिस्ट पार्टी में उस वक्त क्लासेस की प्रथा होती थी। मैंने भी अटेंड किए कभी कभार, लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि जैसे वो क्लासेस किसी दूसरे डायरेक्शन में होते हैं और चीज़ें किसी दूसरे डायरेक्शन से आती हैं या जाती हैं, जो भी कहिए। या यूँ कहिए कि किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए जब तक उसकी जड़ से हम वाकिफ़ नहीं होते हैं, तब तक उसकी आज की मौजूदा हालात क्या हैं
वहाँ से अगर हम शुरू करें और पीछे की तरफ जाएं, आई डोंट थिंक कि वो आप सही डायरेक्शन में जाएंगे, उल्टी बात होगी। मैं नहीं जानता हूँ कि कम्युनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत अगर जब इंडिया पाकिस्तान एक था तब शुरू हुई, और कम्युनिस्ट मूवमेंट के जो सीनियर लोग थे वो ज़्यादातर तो इंडिया में ही रह गए, कम ही लोग पाकिस्तान गए। सिद्दे हसन साहब भी पाकिस्तान कम्युनिस्ट मूवमेंट ही की वजह से गए थे, वरना उनका वतन तो आजमगढ़ था, पाकिस्तान नहीं था। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगहों के कम्युनिस्ट मूवमेंट में किसी कम्युनिस्ट ने यह नहीं सोचा कि समाजवाद पे दुनिया भर की बातें हैं, और समाजवाद के बारे में जो जानकारी उस वक्त तक के लोगों को थी वो सिर्फ चुटपुट कुछ किताबें जो स्मगल होकर के रूस से आ जाती थी, और उनके साइक्लोस्टाइल बढ़ते थे, वो भी बड़े बड़े लोगों तक पहुंचते थे, छोट भैया वर्कर्स के पास पहुंचते भी। कुछ बातें सुनी सुनाई, अंडरग्राउंड पार्टी, दुनिया भर की प्रतिबंध, अंग्रेजी शासन, ये सब हालात थे। तो उसका कोई सिस्टमेटिक जानकारी का माध्यम ही नहीं था, और उस माध्यम की भूख इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक आदमी के जहन में आती है, वो है सिद्दे हसन, कि इसका सोशलिज्म का इतिहास बहुत ज़रूरी है। कोई एक भी किताब ना पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में। ये तब की बात है कि जब सन 46 में सिद्दे हसन साहब अमेरिका गए पॉलिटिकल साइंस में एमए करने। उसके पहले का भी मैं इतिहास बता दूं, इसलिए कि सिद्दे हसन का नाम ही हो सकता है आज ही कुछ लोगों ने सुना हो, तो उनके बारे में एक 2 मिनट में। आजमगढ़ में एक अंबारी नाम का गांव है, वहाँ के एक जमींदार घर में पैदा हुए थे सन 16 में। सन 16 आप याद करें, पढ़ा होगा, सन 16 सन 14 से 18 के बीच, सन 16 सन 14 से 18 प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार, दुनिया भर में उथल पुथल। उसको अगर आप कम्युनिस्टों की भाषा में देखें, क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वार? फर्स्ट वर्ल्ड वार नतीजा था सामंतवाद को पूंजीवाद में आने के तरीकों के विकास का अंजाम था। सामंतवाद को पूंजीवाद में जाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के लिए जरूरी होता है कच्चा माल और बाजार, और इसके लिए जरूरी होता है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद के लिए जैसे ही उपनिवेशवाद का जन्म होता है या ये परिस्थितियाँ डेवलप होती हैं, तो देशों के विभिन्न देशों के बीच तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग, तमाम वैमनस्य, तमाम दबाव, तमाम लालच के कारण जो प्रभाव डाले जाते हैं गरीब देशों पर, ये परिस्थितियाँ डेवलप होती हैं और उनसे आपसी अनबन होती है और लॉस ऑफ ट्रस्ट डेवलप होता है। उन सबका नतीजा था प्रथम विश्व युद्ध। और जैसा कि फलसफा है, इधर एक्शन का रिएक्शन होता है और उतना ही तीव्र होता है जितना एक्शन का तीव्रता होता है। उसी समय एक और इस लालच और इंसानी वजूद को नष्ट करने वाली, इंसानी आत्मा को मारने वाली, उसकी हिम्मत को पस्त करने वाली और उसकी गरिमा को नष्ट करने वाली जो आंधी चल रही थी, ये आपकी उपनिवेशवाद की, पूंजीवाद उठाने के लिए, उसी के बरक्स इंसानियत को शरण देने वाली, इंसानियत को बचाने वाली, इंसानों की गरिमा को बचाने वाली, उसकी
इज्जत को बचाने वाली और उसकी आत्मा को बचाने वाली भी एक धारा चल रही थी, और वो भी एक अडिग धारा और संभावी धारा और व्यवहारिक धारा वो थी कम्युनिज्म। और उसी के बीच में 16 और 18 के बीच में 17 में क्रांति आती है। ये परिस्थितियाँ थी उस वक्त की, जिस वक्त ये सन 16 में पैदा होते हैं। उस वक्त अली सरदार जाफरी और सज्जाद जहीर साहब ऐसे लोग पहले से मौजूद थे, जिनसे सीनियर थे। उसी वक्त ये पैदा होते हैं और सन 20 साल की उम्र में 1936 में पहला जब उर्दू राइटर एसोसिएशन का सम्मेलन होता है लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में, तो उसमें जैनैन और सज्जाद जहीर के साथ में सिफ्ते हसन साहब की 30 साल की उम्र में उसकी कार्रवाइयों में बाकायदा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। ये थी उनकी नींव जो बन रही थी। 20 साल की उम्र तक वो लखनऊ में रहे और लखनवी तहजीब का उनके ऊपर हमेशा असर रहा। उसके बाद उन्होंने BA इलाहाबाद से करी और कानून की पढ़ाई के लिए वो गए अलीगढ़ में ये करने के बाद कानून की पढ़ाई पढ़ते ही पढ़ते वो कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में आए, कम्युनिस्ट हो गए। और मैंने अभी देखा बाबा उर्दू और गुलाब साहब, इनकी सरपरस्ती में वो दक्कन हैदराबाद चले गए, जर्नलिज्म और लिटरेरी फील्ड में अपनी तकदीर आजमाई। और उसके बाद सन 46 में वो अमेरिका गए और वहाँ से सन 48 में उन्होंने ME की पढ़ाई पूरी की पॉलिटिकल साइंस में। और तब तक मैकार्थी पकड़ धकड़ अमेरिका में कम्युनिस्टों के खिलाफ शुरू हो गई थी। उसकी जद में ये भी आए और इनको देश निकाला दिया गया। और मेरे ख्याल से कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के इच्छानुसार ये इंडिया ना आकर के पाकिस्तान जाना इन्होंने गवारा किया और वहाँ पर ये मंटो और सज्जाद जहीर इन लोगों की से मिल के कम्युनिस्ट पार्टी बनाने का काम किया। उसके बाद फिर इनका जेल बाहर इसका सिलसिला शुरू हुआ। वहीं पर रह करके इन्होंने काफ़ी काम किया, जिसमें कि मूसा से मार्क्स तक की किताब भी है। शहर निगारा तो इन्होंने दक्कन हैदराबाद में जब गए थे वहाँ के पीरियड पे लिखा है इन्होंने। और वहाँ पर अली सरदार जाफरी से शायर के दोस्त हुए। दूसरी किताबें इनकी नवेद फिक्र है, माजी का मज़ार है। माजी का मज़ार मेरा अगला ट्रांसलेशन होगा, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। और मुझसे अंजुमन दारा जी वादा करके भूल गए वो किताब लाना था इनको। तो अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि मेरे ऐसे साथी हैं कि वो वादा करके भूल जाते हैं। ये पहला है, गलती हुई है। वो किताब मुझे देंगी और मैं उसका ट्रांसलेशन करूँगा। इसकी मुझे अभी मैं गया हुआ था इंग्लैंड, हमारे बच्चे वहाँ पर इंग्लैंड से फ्रांस गया, फिर फ्रांस से यूनान गया। तो यूनान जाके पता नहीं कितनी पुरानी यादें, स्पार्टा, अफलातून, अरस्तु, सुकरात, इनकी सबकी यादें, वहाँ के लोगों से मिलना जुलना, वहाँ की संस्कृति और वहाँ की पुरानी तहजीब का हवाला। तो मन किया कि पुरानी तहजीब पे कुछ काम किया जाए। तो मेरे एक दोस्त हैं, वो बड़े साहित्यकार हैं, उन्होंने उसको तंबीह की कि इसमें मत डूबिएगा, सागर बहुत गहरा है। आप बहुत मैंने कहा
मैं समझता हूँ, तब तक ये किताब का हवाला मुझे मिला अर्जुमंद आरा जी के पास कि माजी के मज़ार, जो वही टॉपिक है। माजी के मज़ार मतलब अतीत की समाधि। अतीत की समाधि कहते ही इजिप्ट के पिरामिड नहीं निगाहों में घूम जाते। तो कुछ इस तरीके का था। हाँ, मैंने इसका ट्रांसलेशन क्यों किया? मैं भी ऐसे ही भटक रहा था पढ़ाई में। मैं जब मेडिकल कॉलेज से मेडिकल वाली पढ़ाई मेरी काफ़ी है, मतलब भर के मैं डबल पीजी हूँ, 2 सब्जेक्ट्स में स्पेशलिस्ट हूँ। तो उसके बावजूद जब मैं पढ़ाई कंप्लीट करके निकला 80 में और बाराबंकी ऐसी छोटी जगह में गया, प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो मैं उस वक्त आना चाहता था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नाम लीजिए, इतिहासकार साहब का, हबीब साहब का मैं बहुत मुरीद था अखबारों में सुन के। तो उनके सानिध्य के लिए मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर मेहदी हसन साहब उस वक्त एनाटमी के हेड हुआ करते थे। वो पता नहीं मुझसे क्यों इतनी मोहब्बत करते थे। उन्होंने आउट भेजा करके एक लड़की ने ज्वाइन कराया था, उसके बाद उसको हटा दिया, उसके बाद मुझे ज्वाइन कराया। फिर मेरी अम्मा ने कहा कि बेटा इतनी दूर मत जाओ। मैं नहीं आ पाया। तो ये सूरत हाल बनी। और हाँ, तो बहरहाल उस किताब को ट्रांसलेट करने की मेरी तमन्ना है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं कैसे इस किताब के संपर्क में आया और क्यों। मैं मतलब मेडिकल का स्टूडेंट, बहुत बिजी लाइफ और सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी ये मेरी जिम्मेदारी हो, ऐसा कैसे मुझे लगा? वो ऐसा लगा कि मैं भी ऐसे फुटकर तमाम किताबें छोटे-छोटे 10-10 पन्ने की, 20 पन्ने की, उसमें सबसे बड़ी किताब जो मैंने रूस से आई हुई पढ़ी वो थी दुनिया का इतिहास। तो किसकी लिखी हुई थी मुझे नहीं याद है, लेकिन 3 वॉल्यूम में थी, मोटे-मोटे वॉल्यूम थे, तीनों वॉल्यूम में पढ़ गया था। तो थोड़ा दुनिया का एक सरसरी मेरे जायज़ा दिमाग में आ गया था, वो चीज़ थी। उसके अलावा लेकिन वो कम्युनिज्म का जायज़ा नहीं था। कम्युनिस्ट मूवमेंट को लेकर के छोटी-छोटी किताबें ही आती थी इवन लेखकों की, तो उससे मन नहीं भरता था। लगता था कि जैसे सब भी पढ़ जाए, तो ये नहीं लगता था कि सब पढ़ गए। लगता पता नहीं क्या छूट गया हो, क्या थोड़ा-थोड़ा मालूम है, थोड़ा नहीं मालूम है। तो उसी में जब मैं ये कि दुनिया के बारे में कुछ जानूं, तो मैंने मज़हब से पढ़ाई शुरू की। मज़हब से पढ़ाई शुरू की तो जाहिर सी बात है कि मज़हब, तमाम मज़हब में मोटी-मोटी किताबें हैं, तो अपने मज़हब से ही शुरू करूँ ताकि बीच में छूटे ना मामला, थक के बैठ न जाऊँ। कुरान शरीफ से पढ़ना शुरू किया। वो कुरान शरीफ लग गया मुझे शुरुआती दौर में लग गया कि ये मैंने कोई ऊंचे दर्जे की क्लास ले ली है। इससे पहले की और क्लासेस थे। क्या आपने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत को नहीं देखा कि उन्होंने क्या नाफरमानी की और उनके ऊपर क्या अज़ाब नाज़िल हुए? अब मुझे ना लूत पता, ना अज़ाब पता, ना नाफरमानी पता। मैं समझ गया कि इससे पहले भी बताया जा सकता। तब मैं इतना जानता था मुस्लिम घर में पैदा होने के नाते कि तौरात पहली किताब है, ज़बूर दूसरी है, इंजील तीसरी है और कुरान चौथी है। तो बेटा चौथी किताब पढ़ रहे हो तो यही होगा अशर ना। पहली किताब की तलाश में मैं फिरने लगा। जितने वहाँ के मुल्ला मौलवी थे सब उसको घूर घूर के देखने लगे और कहने लगे पता नहीं कौन पैदा हुआ, ना रोजाना नमाज दुनिया भर की बकवास करता है। और किसी को कुछ पता ही नहीं था, ना बताया किसी को। बड़ी मुश्किल से पता चला एक साल से। तो उन्होंने मुझे दिखाया इज्जत करी, उनका पहला सबसे जो ये पूछने है उन्होंने फिर बताया कि देखिए वो सब किताबें नष्ट हो गई हैं। हाँ, अब हमारे पास जो भी है वो बाइबल है। बाइबल में एक ओल्ड टेस्टामेंट है और एक न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट इज द बुक ऑफ ईसा
एंड ओल्ड टेस्टामेंट इज राइट फ्रॉम आदम टू ईसा। अब आदम से लेकर के ईसा तक उन्होंने ये भी बताया कि इसके गलत सही होने पर बहुत ज़्यादा वो न करिएगा। ये किताबें सब नष्ट हो गई, सुन सुना के किसी तरीके से संकलन किया गया है। मैंने कहा ठीक है, जो है वही तो पढ़ा जाएगा। तो मैं उसको पढ़ते पढ़ते मैं नहीं जानता हूँ कि मेरा फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। मैं ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते पढ़ते थोड़ी दूर पहुँचा था पढ़ते पढ़ते, और मैं एथीस्ट हो गया। तब से मेरा ये दावा है कि हर कोई शख्स धार्मिक वही हो सकता है जो धर्म को जब तक ना पढ़े तब तक धार्मिक रहेगा, वरना वो ना मुमकिन नहीं। हाँ, अकल ना लगा हुआ है, जैसे हमारे पास मरीज आते हैं, बीमार है, सही बीमार है, कुछ है तो पढ़ा लिखा करो। डॉक्टर साहब रोज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अब उससे कैसे कहो कि तुम ऐसी चीज पढ़ते हो उसको जानते भी नहीं क्या कह रहे हो, समझ कुछ नहीं रहे हो, अभी पढ़ रहे हो। तो इस तरीके के पढ़ने को पढ़ना कहते हैं लोग। पर ये सब चीजें थी। तो जब ये किताब मेरे सामने आई और मुझे लगा कि कम्युनिज्म की सिस्टमेटिक कोई किताब है ही नहीं अभी तक। कहीं कुछ फुटकर कहीं ये चैप्टर ले लिया, कहीं वो ले लिया, कहीं वो ले लिया, किसी ने कुछ लिख दिया, एक आर्टिकल लिख दिया, तो इस तरीके से था। इसमें मुझे एक सिस्टमेटिक ऐसी किताब जस्ट लाइक टेक्स्ट बुक, जैसे इतिहास की किताब आप पढ़ते हैं तो आप मास्टर अगर एमएस वो कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं इतिहास में, तो आपको इतना हो जाता है भरोसा कि इतिहास का हमने अलिफ से ये तक, हाँ, या उसकी ए टू जेड जो है आपने थोड़ा थोड़ा ही सही सब कुछ देख लिया है, जिसमें कुछ छूटा नहीं है। बाकी या यूँ कहिए कि एमए करने के बाद आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने का सलीका आ जाता है। आप कॉलेज में कुछ पढ़ते होते नहीं हैं, कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं, कॉलेज में कोई नहीं पढ़ता है। पढ़ता हर आदमी अपने मन से है, जिस चीज़ की ज़रूरत समझता है वो पढ़ता है। तो मैंने ऐसे इस धर्म की पढ़ाई को से शुरुआत करी, तो नास्तिक हो गया तो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने कुछ पढ़ा ना हो, कुरान तक पढ़ा, फिर ये सिस्टम ख़त्म किया। उसके बाद तो ये क्यों पढ़ा? इसलिए पढ़ा कि मैं जानता था कि धर्म जो है वो दुनिया की व्यवस्थाओं को, निज़ाम को, दुनिया के संगठन को संगठित तरीके से समाजों को चलाने के लिए जो पहली ताकत है वो धर्म है। मैं मानता हूँ इस बात को। आज भी धर्म वही थी, वही उसी ने शुरू किया। दैट वाज द पॉलिटिक्स ऑफ दैट टाइम। धर्म वाज द पॉलिटिक्स ऑफ प्रीवियस टाइम्स। अब पॉलिटिक्स है। अब कहा जाता है धर्म, इसलिए कि अब चीज़ें डेवलप कर गई। अब कब तक आप बैलगाड़ी पे चलते रहेंगे जब मर्सिडीज कार आ गई? भाई ये तमाशा है ना। तो इस सब बातों के सवालों के जवाब में मैंने ये पढ़ा, धर्म को पढ़ा, ये बेस बना। ऐसा नहीं कि धर्म ने कुछ अहित नहीं किया है, लेकिन अब धर्म, अब इस वक्त जैसे आपकी यहाँ की सड़कों पे बैलगाड़ी चलवा दीजिए कि वो तो पुरानी चीज़ है, वही चलेगी जो आजकल के ये सब संगठन कर रहे हैं दकियानूसी। तो अब आप समझ सकते हैं क्या हासिल होगा। वही चीज़ है, धर्म अभी भी घुसा हुआ है, इसकी ज़रूरत अब ख़त्म हो गई भाई। अब हम एलोपैथिक पे एमएस किए घूम रहे हैं, अब तो हमारे वो सुकरात के ज़माने वाले हकीम से इलाज की बात करो, नहीं मुमकिन है। इन सब चीज़ों ने, इन सब क्रिटिकल आइडियाज़ ने, इन सब सिस्टमेटिक थिंकिंग ने हमें पढ़ने के लिए मजबूर किया, और पढ़ते गए। तब उसके बाद फिर ये है कि जहाँ से पॉलिटिकल चीज़ शुरू हो गई, धर्म को कहना चाहिए कि अब बंद हो जाओ, नहीं बंद हुआ बात अलग है, लेकिन धर्म के बाद जैसे राजशाही आई, सामंतशाही आई, पूंजीवाद आया, है ना। उसके बाद फिर आपका फ्रांस का रिवॉल्यूशन आता है, हाँ, भले ही कोशिश होती है, कितना आता है, कम्युनिज्म आती है, हाँ?
और इससे भी पहले हिंदुस्तान में प्रजातंत्र आता है, कई देशों में प्रजातंत्र आता है। तो इन सारे सिस्टम्स को पढ़ने की जरूरत थी, उसको पढ़ते गए। उसके बाद लास्ट में कम्युनिज्म आता है ना, तो कम्युनिज्म की कोई किताब ही नहीं, उसको सिस्टमेटिक स्टडी की कोई किताब ही नहीं आपके पास। तो ये मुझे लगा कि यार कहाँ पे ऑप्शन खड़े हो, इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच में हो, हमने इंटेलेक्चुअल्स, और उन्होंने एक इतिहास तक नहीं लिखा। तो ये जब किताब मुझे मिली तो मैंने कहा नहीं लिखा है, लेकिन he was and he is the only one। तो ये चीज़ ने मुझे मजबूर किया, नहीं बेटा तुम्ही को ये सब करना है, इसलिए कि तुम थोड़ा हिंदी भी जानते हो, थोड़ा उसमें हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में भाषा मैंने कभी नहीं पढ़ी, मैं बहुत वीक हूँ। लेकिन मैं कम्युनिज्म के सारी टर्मिनोलॉजीज़ की और फिलॉसफीज़ की जानता था। मेरे सामने जैसे समाजवाद आ जाए, साम्यवाद आ जाए, सर्वहारा आ जाए, प्रोलेटेरिएट आ जाए, इस तरह के जैसे शब्द हैं, तो उनके माने अंग्रेजी की डिक्शनरी देख के लिखने की मुझे नहीं ज़रूरत थी, और उससे सब घपला भी है, गड़बड़ होता है। तो मैंने कहा ये और कोई लिख नहीं पाएगा। लिखने वाले होते पहले के बहुत अच्छे उर्दू थे, तो हो सकता है उनको हिंदी ना आती हो, तो या उस वक्त टर्मिनोलॉजी विकसित हो रही थी कम्युनिज्म की। वो दौर जो था जब यहाँ के अली सज्जा जाफरी, सज्जा जहीर और कैफी आदमी और ये सब जो काम कर रहे थे, प्रेमचंद, तो उस वक्त टर्मिनोलॉजी विकसित नहीं हुई थी, वो करते कैसे बेचारे। तो मुझे ये जिम्मेदारी लगी कि ये तुम्हारा काम है, इसलिए मैंने वही 82-83 में इसकी शुरुआत करी। 2-3 चैप्टर किए थे, फिर और तमाम दुनिया के झमेलों में मैं फंस गया। झमेले सब यही थे, जिला मुल्कर फेडरेशन, प्रोग्रेसिव सोसाइटी, प्रगतिशील मंच, और इस तरीके के किसान सभा, कम्युनिस्ट पार्टी, हाँ इसी में जूझता रहा, जिंदा रहता रहा, बच्चे भी होते रहे, घर भी चलता रहा, सब होता रहा। फिर लास्ट में अब इस कोरोना को भला कैसे कहें, लेकिन मैंने कहा इसमें सब कुछ बुरा हुआ तो एक काम तो अच्छा हो ही जाए। कोरोना में मुझे टाइम मिला ट्रांसलेट करने का, मैंने ट्रांसलेट किया। और रही बात ये किताब की क्या उपयोगिता है, क्या इतनी तारीफ क्यों की जा रही है, ये तो आप पढ़ेंगे तभी जानेंगे। इसके बारे में कुछ कहना बेकार है। इसको पढ़िए, इसको पढ़िए, इसको पढ़िए।